बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाटर पोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटर पोल्यूशन, पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। बी फाउलिंग ऑफ वाटर रिजर्वायर्स या एक्वेटिक एनवायरनमेंट, कि अगर कहीं पे एक्वेटिक एनवायरनमेंट या पानी के ज़खायर में कोई ख़राबी पैदा होती है तो इसको हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। अब ख़राबी ये दो तरह की आएगी, या तो ये वाटर के फिज़िकल फीचर्स या फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स को चेंज कर देगी, जैसा कि वाटर का टेस्ट, उसका कलर और उसकी स्मेल। नेचुरली हम जानते हैं कि वाटर टेस्टलेस है, कलरलेस है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। और अगर किसी वाटर में आपको टेस्ट फील होना शुरू हो जाए, उसके कलर जो है वो चेंज हो जाए, उसमें कोई स्मेल आना शुरू हो जाए, तो इट मीन कि ये वाटर क्लीन नहीं है, पोल्यूटेड है या कंटेमिनेटेड है। अब वाटर में पोल्यूशन आई किस वजह से है? इन कॉजेज़ को वाटर पोल्यूटेंट कहा जाता है। जिन फैक्टर की वजह से वाटर पोल्यूशन आ रही है, इन्हें वाटर पोल्यूटेंट कहा जाता है। ओवरऑल वाटर पोल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं? सीवेज, सीवरेज वाटर, इसके अलावा पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स भी कह सकते हैं आप इनको, और फिर एग्रो केमिकल्स, एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले केमिकल्स भी हो सकते हैं। तो अब इनमें हर एक को हम एक्सप्लेन करते हैं। पहला जिक्र करेंगे सीवेज। सीवरेज वाटर में, सीवरेज सिस्टम में से गुजरने वाले वाटर को आप सीवरेज कह रहे हैं। अब ये जो सीवेज है, ये वाटर पोल्यूटेंट क्यों है? ये जो घरों में से टॉयलेट का वाटर है, सीवरेज सिस्टम में से गुजरने का वाटर है, अल्टीमेटली ये फ्रेश वाटर में जाता है, रिवर्स में जाता है, फिर वहाँ से ओशंस में भी जाता है। अब सीवेज में ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से इसे वाटर पोल्यूटेंट कहा जाता है? सीवरेज वाटर में ह्यूमन फीकल मैटर या फीसस भी होते हैं, इंसानी फुजला है, और इसके अंदर बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस, अब ये पैथोजेंस जो हैं, बैक्टीरिया भी हैं, वायरसेस भी हैं। और बैक्टीरिया वो हैं ख़ास तौर पे जो टाइफाइड बुखार के लिए, हैज़ा के लिए। तो जब ये किसी फ्रेश वाटर में जाएंगे तो वहाँ पे फ़िश की बॉडी में एंटर होंगे, और फिर इन इन्फेक्टेड फिशेस को जब हम एज़ फूड यूज़ करेंगे तो ये
पैथोजन अगेन हमारी बॉडी पे अटैक करेंगे और हमें मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करेंगे। इसके अलावा ह्यूमन सीवेज में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी शामिल होते हैं और ये भी वाटर को डैमेज करते हैं। सीवेज में सेकंड थिंग डिटर्जेंट्स हैं। ये जो हम डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं कपड़े धोने के लिए, बाथिंग के लिए, और इनके अंदर अगर फास्फेट्स मौजूद हैं तो ये वाटर इन्वायरमेंट के लिए बहुत डेंजरस हैं। वो किस तरह से डेंजरस हैं, अभी जब हम यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस स्टडी करेंगे तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं। सीवेज में इसके अलावा बहुत सारे कार्सिनोजेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, एसिड्स वगैरह भी हो सकते हैं। ये जब ये सीवरेज वाटर किसी फ्रेश वाटर सोर्स में पहुंचेगा तो ये अगर इसमें पैथोजेंस हैं तो वो एक्वाटिक लाइफ के लिए डैमेजिंग है, फास्फेट हैं तो ये भी वाटर एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। तो सेकंड नंबर पे हम आते हैं ऑयल या पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स। अब इनकी वजह से फ्रेश वाटर पोल्यूशन के चांसेस कम हैं, मैरीन वाटर पोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा हैं। ओशंस में ये पेट्रोलियम पहुंचता है कब, ऑयल स्पिल्स के थ्रू। जब ओशन में से कोई शिप्स, बहरी जहाज ऑयल लेके जा रहे होते हैं, ऑयल टैंकर्स, तो उनमें से ये ऑयल लीक होता है और फिर ये समुद्री पानी में शामिल हो जाता है। तो ये लीकेज जो हो रही है इसको हम ऑयल स्पिल कह रहे हैं, और ये थोड़ी कोई अमाउंट नहीं होती, और अगर थोड़ी अमाउंट में भी होगा तो वो उस कदर डैमेजिंग नहीं होगा। लाखों लीटर पेट्रोल जो है ये समुद्र में शामिल हो जाता है। अब ये ऑयल स्पिल्स जो हैं ये किस तरह से वाटर को डैमेज करते हैं। एक तो ये वाटर की सरफेस को कवर कर लेते हैं, और ये आपको पता है वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, तो ये वाटर की सरफेस को कवर कर देते हैं। उससे वाटर में ऑक्सीजन पेनिट्रेट नहीं होती, और पानी के अंदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, वो दम घुटने से मर जाते हैं, सांस ना लेने की वजह से मर जाते हैं। इस तरह ये पानी के अंदर जो बर्ड्स होते हैं, एक्वेटिक बर्ड्स, ये उनके फीदर्स के साथ ये चिमट जाते हैं पेट्रोल मॉलिक्यूल, और फिर इनमें उड़ने की सलाहियत नहीं रहती, और फिर इनके फीदर एज इंसुलेटर भी काम नहीं कर सकते, ये टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, फिर इन बर्ड्स की डेथ हो जाती है। इसी तरह बाकी जो ऑर्गेनिज्म इस पानी में होंगे वो पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन की वजह से डेड होना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट या इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ये सॉलिड वेस्ट में भी हो सकते हैं। पहली बात कीजिए इंडस्ट्रियल वेस्ट होता क्या है। जब भी इंडस्ट्री में कोई आप प्रोसेस करते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उसमें आपको प्रोडक्ट के साथ साथ आपको कोई वेस्ट भी प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पे। अब ये इफ्लुएंट्स
सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। इंडस्ट्री में ट्रैश की शक्ल में, कूड़ा क्रिकेट की शक्ल में जो वेस्ट पैदा होता है, और लिक्विड फॉर्म में केमिकल वगैरह, ये फ्रेश वाटर में एंटर होते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास एग्रोकेमिकल्स। ये वो तमाम केमिकल्स हैं जो हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं, बागात में इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम वहाँ पे फसलों की पैदावार में इजाफा कर सकें। तो फसलों की पैदावार में इजाफा करने के लिए जो भी केमिकल कंपाउंड इस्तेमाल होता है उसे हम एग्रोकेमिकल का नाम लेते हैं। अब ये एग्रोकेमिकल्स किस तरह से पोल्यूटेंट हैं? हाउ एग्रोकेमिकल्स एक्ट एज पोल्यूटेंट। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये एग्रोकेमिकल हैं कौन कौन से। तो एग्रोकेमिकल में शामिल हैं फर्टिलाइजर्स, और फिर पेस्ट को किल करने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं पेस्टिसाइड्स। और ख़ास तौर पे अगर पेस्टिसाइड लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में यूज़ की हुई है। अगर गैसियस फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में इनको यूज़ किया हुआ है तो फिर ये वाटर पोल्यूटेंट नहीं है, फिर ये एयर पोल्यूटेंट होंगे। तो अगर हम ये एक फील्ड की सॉइल समझें और इस पे हमने प्लांट्स ग्रो करवाए हुए हैं, क्रॉप प्लांट्स। अब इनकी प्रोडक्शन में इजाफा करना है तो पहले हम यहाँ पे फर्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे। ये फर्टिलाइजर्स को ऐड कर दिया। अब अगर इस दौरान कोई बारिश हो गई तो ये फर्टिलाइजर के मॉलिक्यूल्स बहते हुए किसी करीबी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में चले जाएंगे। सपोज कि वहाँ पे कोई लेक है, कोई झील है, तो ये फर्टिलाइजर मॉलिक्यूल यहाँ पे पहुँचेंगे और ये नाइट्रेट्स वाली फर्टिलाइजर्स भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर हमने यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में पेस्टिसाइड ऐड किए हैं तो भी ये भी रेन वाटर के साथ वॉश आउट हो गए, किसी करीबी फ्रेश वाटर सोर्स में दाखिल हो जाते हैं। इसी तरह फर्टिलाइज़र सॉइल में से पेनिट्रेट करके ये पेस्टिसाइड मॉलिक्यूल ये ग्राउंड वाटर तक भी जा सकते हैं। ऐसे चांसेस तो रेयर हैं, लेकिन ये वाटर टेबल तक भी जा सकते हैं, ग्राउंड वाटर तक भी जा सकते हैं। तो इस तरह फिर ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी डैमेजिंग हो सकते हैं। इसी तरह पेस्टिसाइड सॉइल में अगर पेनिट्रेट कर जाएंगे तो वो जो आपके सॉइल के अंदर बैक्टीरिया, फंजाई जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल हैं, जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो ये उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, माइक्रोब्स को भी किल कर देते हैं। तो नो डाउट कि एग्रोकेमिकल से क्रॉप यील्ड में तो इजाफा होता ही है, लेकिन ये सॉइल इकोसिस्टम को और स्पेशली वाटर इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगा जी। अब ये वाटर पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? वाटर पोल्यूशन का बड़ा कॉन्सिक्वेंस क्या है? वो है यूट्रॉफिकेशन।
वाटर पोल्यूशन के कॉन्सिक्वेंसेस, और उसमें हम बात कर रहे हैं यूट्रॉफिकेशन। अब इसको यूट्रॉफिकेशन क्यों कहा जाता है, या इनको एल्गल ब्लूम क्या कहा जाता है, और इनका वाटर पोल्यूशन के साथ क्या रिलेशन है जी। एक सिंपल डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये हम सपोज कर रहे हैं जी, ये हमारे पास एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है। ये कोई लेक है जी, कोई झील है। इसमें यूट्रॉफिकेशन प्रोसेस कैसे होगा वो ज़रा समझते हैं, और यहाँ से अंदाज़ा होगा कि किस तरह वाटर पोल्यूटेंट एक्वेटिक लाइफ को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। पहले तो इसके अंदर एज पोल्यूटेंट एंटर हो रहे हैं नाइट्रेट्स, जैसे फर्टिलाइज़र में से, फास्फेट्स डिटर्जेंट में से, ऑर्गेनिक कंपाउंड सीवेज में से। ये है पोल्यूटेंट, लेकिन ये वाटर में मौजूद एल्गी के लिए एज न्यूट्रिएंट काम करेंगे। न्यूट्रिएंट फॉर एल्गी एंड अदर फाइटोप्लैंक्टन, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया हो सकते हैं स्पेशली। तो जो पोल्यूटेंट हैं ये एक्चुअली एक्ट एज न्यूट्रिएंट। इसका जितने ये पोल्यूटेंट वाटर में एंटर होते जा रहे हैं, एक्चुअली वहाँ पे न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ रही है, और न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ने को हम क्या कह रहे हैं, यूट्रॉफिकेशन। अब इन तमाम कंपाउंड को फीड करेंगी एल्गी, मतलब उनको एज न्यूट्रिएंट यूज करेंगी, साथ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो जाती है। ये वाटर की सरफेस पे भी, ये जब इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं जी, अल्गल ब्लूम। अब इसका पहला इम्पैक्ट तो ये आएगा अल्गल ब्लूम का कि वाटर का कलर चेंज हो जाएगा, इट मीन ये भी पोल्यूशन है। और फिर जब ये एल्गी या ये साइनोबैक्टीरिया की डेथ होगी, तो अब डेथ के बाद यकीनन इनकी डीकम्पोजिशन भी होगी, और डीकम्पोजिशन में ऑक्सीजन यूज होती है। अब जितनी ज़्यादा डेथ हो रही है, जितनी डीकम्पोजिशन ज़्यादा हो रही है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी उतनी हो रही है। एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड सो मैनी टाइम्स कि इस पानी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, और फिर एक स्टेज ऐसी आएगी कि ऑक्सीजन इतनी डेफिशिएंट हो जाएगी कि यहाँ पे जो बाकी एक्वेटिक एनिमल्स ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑक्सीजन की कमी से वो भी मरना शुरू हो जाते हैं, और हत्ता के पूरा एक्वेटिक सिस्टम इकोसिस्टम ही डिटीरियोरेट हो जाता है, तबाह हो जाता है। दिस इज प्रोसेस ऑफ यूट्रॉफिकेशन या एल्गल ब्लूम। दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर।